IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। चलिए, लास्ट के लेक्चर में हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था, जिससे हम नेशनल रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। नेशनल रिवोल्ट यानी एक राष्ट्र जो है उसकी तरफ, यानी लेकिन आपने देखा कि वहां सभी हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे। एक राष्ट्र के रूप में अभी हम नहीं बदले थे, लेकिन भारत में अभी से शुरुआत धीरे धीरे राष्ट्र बनने की ओर कैसे हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग का डेवलपमेंट भारत में होता है वो देखेंगे हम। लेकिन आज जो हम शुरुआत करेंगे 1857 से लेकर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और 1885 तक कांग्रेस का जन्म हुआ वहां तक के बारे में हम इस अपने लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ कुछ फैक्ट्स मैं दूंगा और फैक्ट्स खासतौर से प्रीलिम्स के हिसाब से जो है वो रहेगा और मेंस के हिसाब से भी हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है वो भी आएंगे, वो आप देखोगे। वो हम अलग से एक लेक्चर में भी देखेंगे मेंस में क्या क्या क्वेश्चन इससे निकलेंगे और सॉल्व हो सकते हैं। पेपर में भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स डाले हैं। जैसे फैक्ट्स देखोगे, जैसे यहाँ बात हो रहा है 1857 के रिवोल्ट के समय जो ब्रिटेन है उसके पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो उस समय हुआ करते थे वो थे पामस्टन। अब पामस्टन उस समय के प्राइम मिनिस्टर। फैक्ट है, अक्सर पूछे जाते हैं, खासतौर से स्टेट पीसीसी एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम जान लेते हैं, जैसे आपने देखा कि 1857 के रिवोल्ट तक हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में थी। उसके बाद से एक बड़ा बदलाव होता है, एक बड़ा चेंज आता है कि यहाँ पर सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन यानी सीधे वहां के पार्लियामेंट या ब्रिटेन का रूल यहाँ पर होने लगता है। लेकिन एक थोड़ा सा बेस जान लेते हैं कि पहले 1857 तक कैसे रूल होता था यहाँ पर, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी के अंडर में। जैसे आप देखोगे यहाँ पर पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, उसके अंदर में आता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हालांकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंडर में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अंडर में आती थी, लेकिन उसको जो बेसिकली चलाते थे वो थे एक एडमिन उसका देखते थे, वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में था, जो बेसिकली 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल के अंडर में है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पर है ये वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी। ठीक, और वो यहाँ पर इंडिया में थी और इंडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन कौन संभाल रहा था, वो था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो थी वो यहाँ पर उसके रिप्रेजेंटेशन था और वहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो वहां पर ब्रिटेन में देख रहे थे। ठीक, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो लॉर्ड कैनिंग है वो जब हमारा रिवोल्ट होता है तो उस समय वो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स भी दे दिए हैं, जैसे आपको यहाँ बता दिया है कि जैसे यहाँ देखेंगे आप तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एक ब्रीफ थोड़ा सा दिया है मैंने नोट में। वो ये है कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर बेसिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक, वो जो है लेदन हॉल स्ट्रीट है लंदन में, वहां उसका हेडक्वार्टर था। ठीक, लेदन हॉल में हेडक्वार्टर है वहां पे। ठीक, और 1858 तक ये वहां पर एस्टैब्लिश था। उसके बाद सिचुएशन अभी चेंज हो जाएगी। ये कौन थे, ये बेसिकली शेयर होल्डर्स थे कंपनी के। ठीक, और कलेक्टिवली जो है इसको कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज सॉरी प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। ठीक, और ये एनुअली इलेक्टेड इसके जो मेंबर होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहे जाते थे। ठीक, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज है, और ये जो है इंग्लैंड में लेदन हॉल जो है लंदन में वो जगह है, वहां उसका हेड ऑफिस था। टोटली एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ठीक, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो एग्जीक्यूट का काम करते थे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सारी चीजों को, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के।
फिर आपने देखा कि रिवोल्ट किस तरह से अलग अलग हुआ और कितना वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था। उसके पहले भी छोटे मोटे रिवोल्ट हुए थे, लेकिन किस तरह से ये रिवोल्ट वाइड स्प्रेड हुआ, लेकिन उसे अल्टीमेटली जो है फेल हुआ, वो फेलियर हुआ। उसके रीजन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो फेलियर हुआ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से एक उसके बाद यहाँ तक रूल कर रही थी। अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा बदलाव आता है, एक बड़ा चेंज आता है। क्या चेंज था वो, अब यहाँ देखेंगे 1857 के बाद वो चेंज क्या हुआ। सबसे पहले ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी 57 तक, उसका शासन यहाँ तक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करने लगती है और ब्रिटिश रूल जो है स्टैब्लिश होता है यहाँ पर। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, सेकेंड जो है उस समय तक 1857 तक आपने देखा कि मुगल एम्पायर जो था वो थोड़ा बहुत चल रहा था। एक लास्ट रिप्रेजेंटेशन जो था बहादुर शाह जफर का था। आपने ये भी देखा बहादुर शाह जफर जो खुद रिवोल्ट में उनको जो है पूरे हिंदुस्तान का जो है वो रिप्रेजेंटेशन उनको दे दिया गया। ठीक, उनको बादशाह बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में भी विश्वास नहीं था। वो अंदर ही अंदर जो है अंग्रेजों से मिले हुए थे, मुगल एम्पायर से। ठीक, मुगल एम्पायर जो था, बट मुगल एम्पायर जो तब तक था 57 तक, उनके बाद आपको मालूम है कि उन्हें अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया। तो यहाँ पर इनका मतलब मुगल एम्पायर का पूरी तरह से अब एंड यानी कि खात्मा हो चुका था। अब क्या होता है, एक और चीज कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो डेफिनेटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो भी पूरी तरह से उसका खात्मा हो जाएगा। इसका मतलब है कि डायरकी सिस्टम को डायरकी कहते हैं। डायरकी का मतलब एक तरफ जो आप देख रहे हो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरे जो एग्जीक्यूटिव आप यहाँ पर देख रहे हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो ये दो दो जो सिस्टम उसको रूल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरकी। ठीक, अब उस समय एक और चेंज क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल का नाम जो है अब चेंज कर दिया जाता है, और उनका नाम अब हो जाता है, वो यहाँ पर कहे जाने लगते हैं वायसराय। तो आपने देखा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन फिर अब वो है उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर उनको वायसराय बना दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो इज लॉर्ड कैनिंग, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनके समय हो रहा था। और लास्ट गवर्नर जनरल भी कहेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, तो ये सारी चेंजेस जो भी हुए इसी को कहा जाता है इंडियन 58 एक्ट। तो ये था हमारा इंडियन 58 एक्ट, या इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि अब इंडिया को सीधे रूल करने लगा और यहाँ प्रशासन स्थापित जो हो गया वो सीधे क्राउन का यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। या उन्होंने एक ये भी समझा, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर इंडिया के बेटरमेंट के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा रूल, एक अच्छा शासन व्यवस्था हम यहाँ पर देंगे, इसीलिए इसको द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पीएम उस समय जो थे वो थे डर्बी। डर्बी जो थे ये 1858 में प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे। ठीक, क्योंकि एक बड़ा बदलाव होता है पॉलिटिकली, और डर्बी जो है उनको पीएम बना दिया जाता है। ठीक, तो ब्रिटेन में ऐसा चेंज हुआ। फर्स्ट वॉइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय। ठीक है, अब देखते हैं न्यू। और उस समय एक और चेंज क्या किया है, उसके अलावा भी कई सारे चेंज हुए। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू ऑफिस, एक नया पद वहां एस्टैब्लिश किया जाता है, और वो पद है इंडियन सेक्रेटरी का। इंडियन सेक्रेटरी, फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जो थे हमारे लॉर्ड स्टैनले थे, जो 2 अगस्त 1858 को जो है वहां पर जाते हैं, वो उनको बनाया जाता है इंडियन सेक्रेटरी के तौर पे वो ज्वाइन करते हैं। तो इंडियन सेक्रेटरी हमारे फर्स्ट जो थे वो लॉर्ड स्टैनले। अब इंडियन सेक्रेटरी जैसे क्यों, अब एक इंडियन सेक्रेटरी के नए पद की जरूरत पड़ी, जैसे आपने देखा वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो देख रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो तो एग्जिस्ट संस्था कर नहीं रही थी। तो अब यहाँ पर रिप्रेजेंट, और ये जो है सीधे ब्रिटेन के अंडर में आ गया। जब ब्रिटेन के अंडर में आ गया तो कोई ना कोई तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। तो उसके लिए वहां पर इंडियन सेक्रेटरी का एक नया पद जो है वो फॉर्म किया गया। और इंडियन सेक्रेटरी जो हुआ करता था वो कौन होता था, वो बेसिकली मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही किसी मेंबर को इंडियन सेक्रेटरी के पोस्ट पर लाया जाता था। और वो रिस्पॉन्सिबल भी किसके लिए होगा, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होगा। ठीक। और यहाँ इंडिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सारे रेज कर सकता है वहां के पार्लियामेंट में, ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो आपने देखा वहां पर प्रेजेंटेशन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हटा करके वहां पर जो है एक सेक्रेटरी बना दिया गया, यहाँ गवर्नर जनरल को यहाँ इंडिया में रिप्रेजेंटेशन वायसराय के तौर पे कर दिया गया। और लेकिन वहां पे इंडियन सेक्रेटरी के अंदर में ही जो है वो अलग अलग कई लोग और भी काम करते थे, क्योंकि उस समय एक एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली स्टैब्लिश करी गई। ठीक। और जो भी काम वहां उसके अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे वो ऑफिस उनका लंदन में था, और जो वर्कर थे उनकी सारी पेमेंट जो है वो इंडिया से जाती थी। तो ये भी कह सकते हैं भाई उनका ये था कि भाई इंडिया के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो उनकी सारी पेमेंट इंडिया से जानी है, भारत से जाती थी। तो इस तरह में भी जो पैसे का प्रवाह है वो भारत के से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म करी गई थी जो सेक्रेटरी के हेल्प के लिए, इंडियन सेक्रेटरी के हेल्प के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल या इसे इंडियन काउंसिल कह सकते हैं। इसमें टोटल जो मेंबर होते थे वो 15 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है। 7 इस 15 में से 7 मेंबर जो है उसको जो है क्राउन से यानी कि क्वीन जो है वो नॉमिनेट करती थी, और रेस्ट 8 जो थे वो आते थे ओल्ड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एडवाइस से, मतलब उनकी सलाह पर 8 मेंबर और जो है वो यहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। तो आप देखोगे एडवाइजरी काउंसिल में 15 मेंबर होंगे जो हेल्प करते थे सेक्रेटरी का। तो सेक्रेटरी जो है वो सीधे क्राउन से जुड़ा हुआ यानी पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है वहां पे, और क्योंकि उसी का वो एक मेंबर है, और ये ब्रिटेन में लोग हैं, ये वहां ब्रिटेन में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और यहाँ इंडिया में जो है वो वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे लास्ट हमारे, वो वायसराय। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, इंडियन सेक्रेटरी और उनकी काउंसिल। ठीक। एडवाइजरी काउंसिल में आपको बताया 15 मेंबर। सेकेंड लेवल पे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नर जनरल कह सकते हैं, या उन्हें पोस्ट को बदल के अभी जो कर दिया गया वो है वायसराय, और थर्ड स्टेट में उनके गवर्नर जनरल। तो इस तरह से एक ट्रायंगल जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट शुरुआत हुई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे उस समय हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पहले लॉर्ड कैनिंग 56 में आए थे, और 62 तक जो है लॉर्ड कैनिंग वायसराय रहे थे। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है फिर उनके कार्यकाल को या उनके टर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1856 से 58 और 58 से लेकर 62 तक। अब 1856 से 58 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स या घटनाएं उनके पीरियड में हुई। पहला ये आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि लास्ट गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे, और आपको फर्स्ट वायसराय भी वही थे। इसके साथ ही साथ विडो रीमैरिज एक्ट उनके समय में पास हुआ था। अब ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी विडो रीमैरिज एक्ट का। क्यों? क्योंकि इसको भी जो इंडियन हैं वो मानते थे कि हमारे सोशल चीज़ों में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। और ये विडो रीमैरिज एक्ट एक्चुअली उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो कैंपेन चलाए थे इसके अगेंस्ट कि इनको भी मैरिज करने का विडो को अधिकार मिलना चाहिए। उनके प्रेशर में ही पार्लियामेंट से जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास हुआ था। देखिए इवेंट्स उनके समय में इम्पोर्टेंट है। रिवोल्ट हुआ 1857 का लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके साथ ही यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग का जो सेकेंड टर्म है वो है 1858 से लेकर 1862 तक का पीरियड। अब इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में पहला तो 1858 एक्ट पास हुआ था,
ठीक, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आपको पता है कि फर्स्ट वायसराय इनको बना दिया गया इंडिया का। सेकंड, उस समय एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ था 1860। अब एज ऑफ कंसेंट बिल क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। एज ऑफ कंसेंट बिल ये है कि गर्ल के लिए मैरिज के लिए जो मिनिमम एज उस समय डिसाइड करी गई थी वो थी 10 ईयर्स 10 साल की फीमेल के लिए कंसेंट के लिए, उसके कंसेंट लेने के लिए मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही उस समय जो घटना घटी वो सॉल्ट टैक्स यानी कि नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था। आपको मालूम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कि बाद में गांधी जी ने चल के इसी के अगेंस्ट जो है नमक सत्याग्रह चलाया था और इस टैक्स को न देने का के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया था। ठीक है, फिर उसके बाद उस समय इन्होंने जो किया था, लॉर्ड कैनिंग ने इनकम टैक्स जो है उन्होंने किया था कि 500 रुपीज के ऊपर जो लिमिट तय कर दी, इसके ऊपर 500 रुपए से ज्यादा जिसका इनकम होगा उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही इनके समय में 1861 एक्ट पास हुआ था, इसका डिस्कशन हम डिटेल में अभी करेंगे। 1861 एक्ट पास हुआ था। ठीक, इसमें सबसे पहले उस समय हुआ था कि डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत करी गई थी। ये क्या था अभी देख लेते हैं। फिर उसके बाद आईपीसी इंडियन पीनल कोड फर्स्ट इन्फोर्स हुआ 1862 में, जबकि इसके लिए ड्राफ्ट तो 18 जो है 1860 में ही कर लिया गया था, लेकिन 1862 में इसको इन्फोर्स किया गया। यहाँ पे कुछ मैंने आज के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ कुछ चीजें नोट में डाल भी दी हैं, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए, शायद किसी कुछ छोटे एग्जाम्स में या इन सब चीज़ों में आपके काम आ जाएगा। जैसे रिगार्डिंग अगर कहें कास्टिंग वोट के लिए जो आज की सिचुएशन है उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है 18 इयर्स। इसी तरह अगर गियरलेस व्हीकल अगर आपको चलाना है उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 16 है। मोटर व्हीकल्स अगर आपको चलाना है गियर वाली तो उसके लिए मिनिमम जो है एडल्ट समझा जाता है, अगर आप 18 इयर्स के हैं तभी आपका लाइसेंस बन सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव यानी ड्रिंक के केस में अगर आप 18, 21, 23 या 25 हैं, डिफरेंट स्टेट ने अपनी एज लिमिट अलग अलग तय करी है, तो उसके लिए ये एज लिमिट है। इसी के साथ आप वर्क के लिए अगर जाते हैं काम करने के लिए, जो मिनिमम चाइल्ड के लिए मिनिमम एज जो है 14 ईयर्स मानी जाती है, जबकि ब्रिटिशर्स ने 7 ईयर्स मानी थी उस समय। और मैरिज के लिए जो है 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए, 21 बॉयज के लिए जो एज लिमिट जो है वो निर्धारित की है, डिसाइड की है। ठीक है, तो ये है, तो ये था। अब आइए देख लेते हैं 1861 एक्ट वो क्या था। 1861 एक्ट जो था इसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट इन उस समय पहली बार जो है काउंसिल का डेवलपमेंट हुआ, यानी डिपार्टमेंटल डिवीजन की बात की जा रही है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है, जैसे भारत में बात करें कैबिनेट की, कैबिनेट में क्या होता है, डिपार्टमेंटल डिवीजन होते हैं, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग व्यक्तियों को सौंपी जाती है, अलग अलग लोगों के हाथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये डिवीजन की फर्स्ट टाइम जो शुरुआत हुई थी वो 1861 एक्ट से करी गई थी। ठीक, अब इसमें क्या किया था, 1857 रिवोल्ट के बाद बेसिकली सर सैयद अहमद खान है, ये इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस दिया, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे जगह जगह जाके, कि अब अगर आप चाहते हो कि एक बड़ा रिवोल्ट ना हो या कोई रिवोल्ट ना हो, और यहाँ पर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में अगर यहाँ रहना है या ब्रिटिश को यहाँ रूल करना है, तो एक ही तरीका वो हो सकता है, और वो है इंडियंस को भी एडमिट किया जाए डिपार्टमेंट पे, या उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी उनको शामिल किया जाए। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पार्लियामेंट ने, यूनाइटेड किंगडम ने ट्रांसफॉर्म इंडिया एग्जीक्यूटिव, ट्रांसफॉर्म इंडिया के नाम से यहाँ पे इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कैबिनेट यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करने के बारे में सोचा और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक, इसमें अभी जो है 1874 के बाद इसमें 6 मेंबर हो गए थे, लेकिन उस समय 4+1 जो है कैबिनेट, कैबिनेट जैसे आज की कैबिनेट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एचआरए मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। उसी तरह से उस समय डिपार्टमेंट डेवलप किए गए थे। जैसे उस समय जो डिपार्टमेंट है, उस समय कोलकाता गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट डेवलप किए थे, होम, रिवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फिनांस, और उसके बाद 1874 में पब्लिक वर्क, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट डेवलप करे गए थे। ठीक, इसके साथ ही वॉयसराय को भी ये अधिकार लेकिन दे दिया गया था, इन डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा अधिक राइट या अधिकार नहीं दिए गए थे, शक्तियां नहीं दी गई थी। वॉयसराय के पास ये राइट था कि ये इसको ओवर रूल कर सकता है,
या ऑर्डिनेंस पावर भी दी गया था वायसराय को 6 मंथ में अगर सेशन में नहीं है लेजिस्लेटिव तो वो लॉ बना सकता है। तो इस तरह से वायसराय के हाथ में पूरे वीटो के साथ साथ ऑर्डिनेंस की पावर भी दी गई थी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर रीस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मुंबई और मद्रास इन दोनों की पावर को लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बनाने की जो पावर है उसको रीस्टोर करने की कोशिश करी गई। ठीक, और इसमें क्या किया गया था, ये पावर जो है 1838 एक्ट के थ्रू बेसिकली ले ली गई थी। ठीक, लेकिन वो इस पावर में लॉ बनाने के लेजिस्लेशन पावर जो है सिर्फ पीस और गुड गवर्नेंस के लिए ही कर सकते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक, कलकत्ता को सेंट्रल बनाया गया था और एक्सटेंसिव अथॉरिटी दे दी गई थी, और कलकत्ता के अंदर में ही, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर में ही बॉम्बे और मद्रास यानी सारी प्रेसिडेंसियों को रखा गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनको लिमिटेड रोल लेकिन दिए गए, उनके रोल दे दिए गए थे कि वो एडवाइजरी सिर्फ रहेगी और वो फिनांस के ऊपर तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम उस समय फिर 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के डेवलप करे गए थे। फिर उसके साथ ही साथ लेजिस्लेटिव ट्रांसफर भी पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से किया गया था। आपने देखा कि जैसे 4+1 ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है फिर उसके बाद ये वायसरॉय को ही राइट दे दिएगा कि वो 6 to 12 जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव डेवलप कर सकता है, यानी वो 6 to 12 और एडिशनल मेंबर ले सकता है और इसको मिला करके लेजिस्लेटिव डेवलप कर सकता है। जैसे अगर 4+5 मेंबर है तो इस तरह से अगर वो 6 मेंबर को एडमिट करता है तो टोटल हो जाते हैं 11 लेजिस्लेटिव के मेंबर, अगर 7 करता है तो 12 मेंबर लेजिस्लेटिव के हो जाते हैं। ठीक, ये राइट दे दिया गया लेजिस्लेटिव को कि वो प्रोविंस भी क्रिएट कर सकता है और उसका एडमिन किसके हाथ में रहेगा, वो उसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना सकते हैं, उसको भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1861 एक्ट था जिसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट डिवीजन दोनों की शुरुआत करी गई। मद्रास के हाथ पे, सॉरी कलकत्ता के हाथ में एक्सटेंसिव पावर दे दी गई, बॉम्बे और मद्रास दोनों उसके अंडर में डेवलप करे गए, उनको भी लेजिस्लेशन का राइट दिया गया लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस के लिए। और फर्स्ट टाइम कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 हाई कोर्ट जो है उस समय डेवलप करेगा। तो ये 1861 कैनिंग के समय में ये बड़े काम हुए, 1861 का एक्ट पास हुआ। अब देखते हैं कुछ और वायसराय जो शॉर्ट टर्म के लिए भी आए थे और अलग अलग वायसराय उनके पीरियड में हुई घटनाओं के थ्रू हम पहुंचने की कोशिश करते हैं 1885 तक जब कांग्रेस का जन्म हुआ। तो वायसराय जो हमारे लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो हमने अभी डिटेल में देखा, 58 से 62 के तक थे वो। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट आए जो 1862 में ही थे। उस समय उनके समय एक बड़ी घटना घटी थी, वो थी वहाबी मूवमेंट उस समय हुआ था। फिर सर रॉबर्ट नेपियर जो 63 में टेम्पररी थे, विलियम जेनसन भी टेम्पररी थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन सर जॉन लॉरेंस जो थे वो 4 इयर्स यानी 64 से 68 का टर्म है, उनका पीरियड है और उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। आइए देख लेते हैं। लॉर्ड लॉरेंस जो थे 64 to 69, उनके समय में उन्होंने एक बड़ा चेंज किया था, उन्होंने शिमला को इंडियन समर कैपिटल बना दिया था 1863 में। इसके साथ ही उन्होंने क्रिएट किया था इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने समय में। ठीक, और इसके साथ उन्होंने थर्ड एक काम किया था, वो था फायर फर्स्ट जो है टेलीग्राफ लाइन उन्होंने बिछाई थी, यूरोप से कनेक्ट किया था। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था उस समय, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वायसराय कर रहे थे और वो सीधे वो कंट्रोल में आते थे वहाँ के सेक्रेटरी के, और उसके अंदर में एडवाइजरी काउंसिल काम कर रही थी, लेकिन सेक्रेटरी के निर्देशों पे उन्हें काम करना था, लेकिन उनके डायरेक्शंस यहाँ पर बहुत ही नहीं पहुंच पाते थे तुरंत, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें जो है वायसराय के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन टेलीग्राफ जो फर्स्ट टाइम वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया गया, यूरोप से कनेक्ट हो गया, तो हर घंटे के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्राउन के अंडर में सीधे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको ये भी दे दिया है कि फर्स्ट एस्टैब्लिश
डेवलपमेंट जो किया गया था यहाँ पर टेलीग्राफ का, वो डायमंड हार्बर से लेकर कलकत्ता तक के लिए डलहौजी ने ही अपने पीरियड में कर दिया था। यहाँ का डेवलपमेंट यूरोप से कनेक्ट इनके पीरियड में किया गया। फिर उनको कहा जाता है सेवियर ऑफ पंजाब। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली जब सिख वॉर हो रहा था, सिख वॉर के समय जो है ये पंजाब में इनको अपॉइंट किया था, और यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो है रिफॉर्म किए थे, बहुत सुधारात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। इसी कारण इन्हें सेवियर पंजाब भी कहा जाता है। आइए देखते हैं फिर अब नेक्स्ट हमारे जो है वॉइसराय, वो है लॉर्ड मेयो।